morning to all of you. So today we are discussing about the process which is called spooling. Where spooling stands for simultaneous peripheral operations on line. Simultaneous का means क्या होता है? एक साथ. Peripheral operations कौन से operations होते हैं? Input output operations ही peripheral operations होते हैं. So इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारी स्पूलिंग है, ये जो प्रोसेस है स्पूलिंग, वो एक साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता है. तो इस नेम से ये इम्प्लाइज हो रहा है कि इसका मीन्स ये है कि कंकरेंटली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है स्पूलिंग जो है हमारा. सो अब हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं. ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पूलिंग. यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. ये हमारी डिस्क है. डिस्क इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज है ये हमारी, या यहाँ पर ये बफर है ये हमारा. और यहाँ पर सीपीयू जो है वो डायरेक्टली वो इंटरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट हो रहा है वो डिस्क के साथ, वो इंटरेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी. हमारा जो सीपीयू है वो इंटरेक्ट हो रहा है स्पूलिंग में किसके साथ? डिस्क के साथ, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के साथ विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी. तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पूलिंग. ये था हमारा स्ट्रक्चर. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है स्पूलिंग का, मतलब इसकी वर्किंग कैसे होती है. तो ये स्टार्ट होता है, यूजर ने मान लीजिए बहुत सारे इनपुट दे दिए. जैसे यूजर के पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं करने के लिए, मान लीजिए P1, P2, P3 बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसको अर्जेंटली वो करने हैं. तो वो बहुत सारे इनपुट दे देगा और वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएंगे? वो जाकर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाएंगे, डिस्क में स्टोर हो जाएगा. और उसके बाद क्या होगा? मेन मेमोरी में वो प्रोसेस चला जाएगा. और फिर सीपीयू, हमें पता है सीपीयू एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, एक ही प्रोसेस को वो क्या कर सकता है? एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है वो. सो क्या होगा? वो वन टाइम में सीक्वेंसली हो जाएंगे ना. ये सीक्वेंसली हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो सीक्वेंसली हमारी मेन मेमोरी में भी आ जाएंगे. और ये एक्सेस कर लेगा, जो ये हमारा सीपीयू है वो एक्सेस कर लेगा मेन मेमोरी से वन वन करके. जैसे पहले P1 कंप्लीट किया और फिर P1 कंप्लीट होने के बाद उसको क्या किया? मेन मेमोरी का उसको आउटपुट दे दिया. उसके बाद फिर से वो डिस्क में चला जाएगा जो हमारा आउटपुट मिला है, और उसके बाद डिस्क हमारी क्या दे देगी? आउटपुट दे देगी. तो इस तरह करके सारे के सारे प्रोसेस हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे. फिर सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी को देगा, मेन मेमोरी डिस्क, एंड फिर डिस्क में से क्या आ जाएगा? आउटपुट हमारा शो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस पर. तो ये क्या था हमारा? ये वर्किंग थी हमारी, ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये था हमारी स्पूलिंग की वर्किंग. अब स्पूलिंग में एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई दिस प्रोसेस यूज, कि हम स्पूलिंग को यूज क्यों कर रहे हैं, स्पूलिंग का यूज क्यों कर रहे हैं हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इनपुट डायरेक्टली किसको दिया जाए? इनपुट डायरेक्टली दिया जाए सीपीयू को. हमें तो सीपीयू से काम है, हम इस डिस्क का यूज क्यों कर रहे हैं? हम इनपुट सीपीयू को भी दे सकते हैं और फिर सीपीयू हमें आउटपुट दे देगा डायरेक्टली. हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं कि हम इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद वो डिस्क पे जाके स्टोर हो रहे हैं, फिर मेन मेमोरी, फिर सीपीयू से फिर से मेन मेमोरी, फिर डिस्क एंड देन आउटपुट. हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं कि इनपुट डायरेक्टली इसको दो और फिर ये आउटपुट दे दे? वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि देखिए हमें पता है ये यूज़र है, ठीक है, इनपुट देने वाला तो एक यूज़र है ना, हम हैं. तो ये इनपुट मान लो जा रहा है, हम सीपीयू को मान लीजिए इनपुट दे रहे हैं. तो क्या होगा? अब यूज़र ये जानता है कि जब तक वो एक टास्क को परफॉर्म नहीं कर लेगा तब तक वो दूसरा टास्क नहीं कर पाएगा. यूज़र ये जानता है कि वो एक टाइम में एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, यूज़र ये जानता है. इसलिए क्या होगा? इतने P1 मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो मान लीजिए P1 इसने दिया इनपुट, यूज़र ने, मतलब हमने P1 इनपुट दिया उसको, ठीक है. तो ये प्रोसेसिंग करने लगा, इतने ये प्रोसेसिंग कर रहा है, इतने क्या
दूसरा इनपुट नहीं दे सकता हूँ। इतने ये पहला प्रोसेस नहीं कर लेता, मैं ऐसे ही खाली बैठा रहूँगा। सो उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए इसने P1 इनपुट दे दिया, P1 का आउटपुट इसने प्रोसेस करके दे दिया हमारी आउटपुट डिवाइस पर। तो क्या मान लीजिए इसने दे दिया, तो अब इनपुट की टर्न आई वर्क करने की, अब यूज़र की टर्न आई तो वो इनपुट कर रहा है। अब यूज़र तो हम है ना, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 सेकंड में कितनी टाइपिंग कर सकता है, कितना इनपुट दे सकता है। सो देख लीजिए 1 सेकंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेटर्स हम टाइप कर सकते हैं। सो अब देखिए इतने ये वेट करता रहेगा, इतने इनपुट नहीं जा रहा है इसके पास, इतने ये वेट करता रहेगा और ये क्या रहेगा, ये आइडल रहेगा, जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा था। तो ये इतने आइडल बैठा रहेगा कि कब यूज़र मुझे इनपुट दे और कब मैं क्या करूँ, उसकी प्रोसेसिंग करूँ और मैं उसको आउटपुट दूँ। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक इसलिए हमने यूज़ की। फिर ये डिस्क, इसमें क्या होगा, हमारा टाइम यूटिलाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, ये वाला टाइम भी बचेगा जब यूज़र खाली है और वो वाला टाइम भी बचेगा जब हमारा CPU खाली है। सो हमने क्या किया, ये सेकेंडरी स्टोरेज लगा दी। इसमें क्या होगा, जब जिस टाइम यूज़र मान लीजिए उसके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो वो P1 देगा वो, उसके बाद वो मेन मेमोरी में जाएगा P1, फिर CPU उसको एक्सेस कर लेगा। तो इतनी ही प्रोसेसिंग कर भी रहा है, इतने जो यूज़र है वो दूसरा दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कोई CPU के पास तो जा नहीं रहा है, ये तो इसमें स्टोरेज में जाकर, सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाएगा और फिर वो खुद ही एक्सेस कर लेगा CPU। तो ये जितने भी चाहे ये प्रोसेसिंग करता रहे, उस टाइम पर भी ये इनपुट हम लोग इनपुट दे सकते हैं, यूज़र इनपुट दे सकता है। तो यही फ़ायदा है हमारा स्पूलिंग यूज़ करने का, यही था हमारा प्रोसेस स्पूलिंग। और एक बात ये भी है कि देखिए मशीन टू मशीन वर्क ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू यूज़र एंड CPU। ये तो जाहिर सी बात है कि मशीन अगर साथ मिलके वर्क कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू यूज़र एंड CPU। ठीक है, तो ये था हमारा द प्रोसेस स्पूलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस प्रोसेस में आपको बताया कि ये नेम क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इसका मीन्स बताया। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर बताया कि क्या चीज़ क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्क, CPU एंड मेन मेमोरी। और CPU इंटरेक्ट हो रहा है डिस्क से विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी। एंड देन मैंने आपको समझाई इसकी वर्किंग कि कैसे पहले इनपुट जा रहे हैं, फिर स्टोर हो रहे हैं हमारे डिस्क में, फिर मेन मेमोरी के पास जा रहे हैं, फिर CPU एक्सेस कर रहा है और आउटपुट देकर मेन मेमोरी में दे रहा है, फिर डिस्क में, एंड देन आउटपुट। और उसके बाद मेरा 4th स्टेप था, मैंने 4 बात आपको बताई, व्हाई दिस प्रोसेस यूज, हम इस प्रोसेस को यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो मैंने इस प्रोसेस को इजीली समझाने के लिए बहुत मेहनत की है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।